हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आयुष। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम पोलियोमाइलिटिस के बारे में, जो कि एक हमारा न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर होता है। और ये एक कंटेजियस डिसऑर्डर भी होता है, जो कि मतलब एक वायरस की वजह से होता है। हम सब कुछ पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, तो लास्ट तक जरूर देखना है ना पोलियोमाइलिटिस। तो स्टार्ट करते हैं पोलियोमाइलिटिस से। पोलियोमाइलिटिस इज हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिसीज कोज्ड बाय द पोलियो वायरस। ठीक है, एक हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिसीज होती है पोलियोमाइलिटिस, जो कि किससे कोज होती है? कोज बाय पोलियो वायरस सीरोटाइप 1, 2 एंड 3, प्राइमरली अफेक्टिंग चिल्ड्रन अंडर 5। ये चिल्ड्रंस को अफेक्ट करती है, अंडर 5 चिल्ड्रंस को। वाइल मोस्ट इन्फेक्शंस आर एसिम्टोमेटिक, ज़्यादातर जो इन्फेक्शन होता है इसका पोलियो वायरस के, वो एसिम्टोमेटिक होते हैं कि ज़्यादा कुछ सिम्टम्स शो नहीं करते। द वायरस कैन इन्वेड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बट ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर वायरस चला जाए ना, लीडिंग टू इरिवर्सिबल पैरालिसिस। उसके बाद क्या हो सकता है? इरिवर्सिबल पैरालिसिस की कोई ज़्यादातर लोअर लिम्ब में पैरालिसिस होती है, तो पैरालिसिस हो सकती है अगर ये सीएनएस में चला जाए, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चला जाए। और डेथ विद इन आवर्स, और कुछ घंटों में हमारी डेथ भी हो सकती है अगर रेस्पिरेटरी मसल्स को वो कर ले इंटैक्ट। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसका पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है? द पोलियो वायरस इज एन एंटेरोवायरस। ये एक एंटेरोवायरस होता है हमारा पोलियो वायरस, डेट प्राइमरली स्प्रेड्स थ्रू द फीकल ओरल रूट, जो कि हमारा फीकल ओरल रूट से इन्वेड करता है, स्प्रेड करता है, फैलता है। ठीक है ना, जैसे कि वायरल एंट्री। अब ये वायरस आता कैसे हमारी बॉडी में, है ना? इंजेक्शन वायरल इंजेस्टेड वायरस एंटर्स थ्रू द माउथ, माउथ से एंटर करता है, एंड मल्टीप्लाइज इन द ओरोफेरिंग्स। और हमारे ओरोफेरिंग्स जो कि थ्रोट, मतलब थ्रोट में क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, और हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में भी वो कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, अपनी ग्रोथ कर सकता है। उसके बाद सिस्टमिक ग्रोथ स्प्रेड देख पड़ते हैं। सिस्टमिक स्प्रेड, इट मूव्स द लोकल लिम्फोइड टिश्यूज, जैसे कि टॉन्सिल, पेयर्स, पैचेस, है ना, उसमें ये क्या करेगा? लिम्फोइड टिश्यूज में मूव करेगा, वहां से स्प्रेड होने, मल्टीप्लाई होने के बाद, बिफोर एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम। एंड ब्लड स्ट्रीम में एंटर होने से पहले ये क्या करेगा? लिम्फोइड टिश्यूज में स्प्रेड करता है। न्यूरो इन्वेशन, इन लेस देन 1% ऑफ केसेस इट क्रॉसेज द ब्लड ब्रेन बैरियर। मतलब 1% से भी कम केसेस में क्या करता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके क्या करेगा? और यूजेस रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट टू रीच द एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। हमारे सीएनएस में चला जाएगा, मतलब कि एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में चला जाएगा 1% से भी कम केसेस में। आगे देखते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, अब ऐसे चला गया वहां पे न्यूरॉन्स का डिस्ट्रक्शन क्या होता है? द वायरस रेप्लिकेट्स इन एंड डिस्ट्रॉय मोटर न्यूरॉन्स। वहां पे और ज्यादा रेप्लिकेट करता है और मोटर न्यूरॉन्स को क्या करता है? ये डिस्ट्रॉय कर देता है, लीडिंग टू एसिमेट्रिकल फ्लैसिड पैरालिसिस, जिससे कि हमारी क्या होती है? एसिमेट्रिकल फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाती है। मतलब कि किसी एक लेग में वो आ गया, मतलब दोनों तो बहुत रेयर होते हैं, बट जो कॉमनली वो होता है वो एक लेग के अंदर हो जाता है, मतलब एसिमेट्रिकल फ्लैसिड पैरालिसिस। फ्लैसिड मतलब एकदम पैरालिसिस हो गया तुरंत। ठीक है, इफ इट रीचेज द ब्रेन स्टेम, अगर ये ब्रेन स्टेम में पहुंच जाए, ये तो स्पाइनल कॉर्ड में जाके ऐसा कर रहा है, अगर ब्रेन स्टेम में पहुंच जाए उसको हम क्या कहते हैं? बुल्बर पोलियो, है ना? इट कैन पैरालाइज मसल यूज फॉर ब्रीथिंग। अगर ये वहां पे ब्रेन स्टेम में पहुंच जाएगा तो वहां पे क्या है? हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स का वो है, रेगुलेशन होता है, तो वहां पे रेस्पिरेटरी मसल्स को भी हमारे पैरालिसिस कर देगा, जो कि ब्रीथिंग में हेल्पफुल होती हैं। एंड स्वेलिंग विच इज ऑफन फैटल, जो कि ज्यादातर फैटल होता है, मतलब कि जानलेवा होता है। अब इसके क्लिनिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं इसका, पोलियो का, पोलियोमाइलिटिस का क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। सिम्टम्स आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द सिवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन। सिम्टम्स किस चीज पे कैरेक्टराइज है? बेस्ड ऑन सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन, की वो जो इन्फेक्शन है वो कितना ज्यादा सीवियर है ना?
तो पहला आता है हमारा एसिम्टोमेटिक, जो कि 90 से 95% केसेस में होता है ना, एसिम्टोमेटिक पोलियोमाइलाइटिस। नो सिम्टम्स बट इंडिविजुअल कैन स्टिल शेड द वायरस इन देयर स्टूल फॉर वीक्स। मतलब कि इसमें एसिम्टोमेटिक का मतलब है कि कोई सिम्टम्स नहीं दिखते, बट जो इंडिविजुअल है जिसके अंदर ये मल्टीप्लाई वगैरह करा है, वो क्या करता है, शेड द वायरस, मतलब कि वो अपने स्टूल के थ्रू स्प्रेड कर सकता है कुछ हफ्तों तक वायरस को, मतलब कि और किसी में होने का चांसेस होता है, इसमें तो सिम्टम आए नहीं है ना। सेकंड होता है अबॉर्टिव पोलियो। अबॉर्टिव पोलियो ये 4 to 8% केसेस में देखा जाता है। अ माइल्ड फ्लू लाइक इलनेस, माइल्ड फ्लू लाइक इलनेस होती है, जैसे कि फीवर, फटीग, नोजिया, बहुत ही लाइट सिम्टम्स होते हैं। तो ये 8 से इसको कहते हैं अबॉर्टिव पोलियो, और ये 4 to 8% केसेस में होता है। डेट रिजोल्व्स विद इन अ वीक, जो कि हफ्ते में ठीक हो जाता है खुद से ही। फिर आता है नॉन पैरालिटिक पोलियो, ये 1 to 2% केसेस में होता है। प्रेजेंट एज एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, स्टिफ नेक, सीवियर हेडेक, ये एसेप्टिक मेनिंजाइटिस की तरह भी प्रेजेंट करता है विदाउट परमानेंट पैरालिसिस, ठीक है। और इसमें भी फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं बट सीवियर, जैसे कि सीवियर देन एबॉर्टिव पोलियो, या एबॉर्टिव पोलियो से ज्यादा सीवियर होता है। लास्ट क्लासिफिकेशन क्या हमारी, पैरालिटिक पोलियो, है ना। ये क्या होता है हमारा, लेस देन 1% केसेस में पाया जाता है। इरिवर्सिबल मसल वीकनेस, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस एंड पेशेंट पोटेंशियल रेस्पिरेटरी फेलियर, है ना। मसल वीकनेस, इरिवर्सिबल मतलब कि वो वापस से ठीक नहीं हो सकती, है ना। लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस खो जाते हैं, एंड पोटेंशियल रेस्पिरेटरी फेलियर, अगर वो मैंने बताया था कि ब्रेन स्टेम में पहुंच जाए पोलियो वायरस हमारा। स्पाइनल पोलियो, अब पोलियो पैरालिटिक पोलियो भी दो तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है स्पाइनल पोलियो, एसिमेट्रिकल पैरालिसिस, इसमें एसिमेट्रिकल पैरालिसिस मिलेगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन इन द लेग्स, ज्यादातर कहाँ मिलता है, हमें लेग में मिलता है। बल्बर पोलियो, बल्बर पोलियो में क्या होता है हमारा, अफेक्ट्स क्रेनियल नर्व्स लीडिंग टू डिफिकल्टी स्वेलिंग। इसमें क्या होगा, हमारे क्रेनियल नर्व को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी, जिससे कि हमें स्वेलिंग करने में, बोलने में, या फिर ब्रीथिंग में दिक्कत आएगी। दिस इज द मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग फॉर्म, ये सबसे ज्यादा जानलेवा फॉर्म है, ज्यादा जानलेवा क्लासिफिकेशन है बल्बर पोलियो, बल्बर पोलियो, ठीक है। अब आता है बुल्बो स्पाइनल पोलियो। इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इसमें बोथ होता है कि मतलब हाँ मसल पैरालिसिस, फ्लैसिड मसल पैरालिसिस भी दिखेगा, और हमें ये सीएनएस में भी पहुंच जाता है। तो वहाँ पे क्या, सीएनएस में मतलब कि ब्रेन स्टेम में पहुंच जाता है, तो वहाँ पे हमें ब्रीदिंग में भी वो आ सकती है, हमें पैरालिसिस, ब्रीथिंग मसल्स में हमें पैरालिसिस हो सकती है। अब फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ते हैं इसका। पहला आता है मोटर, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, ये हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। फ्लोपी लिम्ब, द वीकनेस इज यूजुअली एसिमेट्रिकल, मतलब कि वन लेग मोर देन द अदर, मतलब एक लेग में ज्यादा हो जाएगा, एक लेग पैरालिसिस हो जाएगा, और एक में कम वीकनेस दिखेगी, तो इसको कहते हैं हम एसिमेट्रिकल। सेकंड आता है रिफ्लेक्सेस, चेक कर सकते हैं हम, डिमिनिश्ड और एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, उसमें एब्सेंट हो जाएंगे, डिमिनिश्ड मतलब चले जाएंगे रिफ्लेक्सेस इन द अफेक्टेड लिम्ब, जो भी लिम्ब ज्यादा अफेक्ट हुआ उसको। सेंसरी क्या कर सकते हैं हम, सेंसरी परसेप्शन रिमेन इंटैक्ट, द पेशेंट कैन फील टच पेन बट कैन नॉट मूव। अब इसमें यह है कि सारे सेंसेशन तो वो फील कर पा रहा है, पेन, टच, बट वो मूव नहीं कर पा रहा। क्यों, ये मैंने पहले बताया था कि वो मोटर न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है ना, सेंसरी न्यूरॉन्स को अफेक्ट नहीं करता, नर्व फाइबर को अफेक्ट नहीं करता, मोटर नर्व फाइबर्स को अफेक्ट करता है। तो वो सेंसरी वाले तो सारे इंटैक्ट हैं फीचर्स। नेक्स्ट आता है हमारा मेनिंजियल साइंस, पॉजिटिव क्रिंग्स और ब्रूडिंग साइन इंडिकेटिंग इरिटेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड लाइनिंग। ये दो साइन होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं इरिटेशन ऑफ साइनोवियल कॉर्ड लाइनिंग की, पोलियो वायरस से हमारा ये वाली लाइनिंग भी क्या हो गई है, इरिटेट हो गई है। चलो आगे पढ़ते हैं। डायग्नोसिस, वायरल आइसोलेशन से हम पता लगा सकते हैं कि हमें पोलियो हुआ है या नहीं है। द गोल्ड स्टैंडर्ड इज आइसोलेटिंग
द वायरस फ्रॉम स्टूल सैंपल्स, ठीक है, 2 सैंपल्स टेकन 24 आवर अपार्ट और थ्रोट स्वैप्स, ठीक है ना, कि 2 सैंपल लिए जाते हैं, मतलब 24 घंटे के उसमें ड्यूरेशन में, 24 घंटे के गैप में, कि एक अब लिया है एक कल लेंगे, है ना, या तो स्टूल सैंपल ले सकते हैं या फिर थ्रोट स्वैप से हम टेस्ट करा सकते हैं वायरल आइसोलेशन। CSF एनालिसिस, लंबर पंचर्ड यूजुअली शो प्लियोसिस्टोसिस, इंक्रीज वाइट ब्लड सेल एंड स्लाइटली एलिवेटेड प्रोटीन, ठीक है, CSF के अंदर ये वाली चीज देखना मिल सकती है हमें। सीरोलॉजी, चेकिंग फॉर द राइज इन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज इन द ब्लड, जैसे कि IgM बढ़ जाएगी अगर हमें पोलियो वायरस होएगा तो ब्लड के अंदर। EMG, ये नर्व कंडक्शन, क्योंकि हमने बताया कि वो मोटर पैरालिसिस हो सकती है, तो यूज्ड ड्यूरिंग रिकवरी टू एसेस द एक्सटेंट ऑफ नर्व डैमेज, हम इसे रिकवरी में यूज कर सकते हैं डायग्नोस करने के लिए कि रिकवरी कैसी चल रही है, कि हमने आज 1 मंथ है तो उसके बाद हमने फिर कुछ फिजियोथेरेपी कराई है, मेडिकेशन जो भी है, उसके बाद 6 महीने के बाद कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है उस पैरालिसिस में या नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं इसका प्रोग्नोसिस। रिकवरी, मोस्ट रिकवरी अकर्स विद इन द फर्स्ट 6 मंथ, जो मोस्ट रिकवरी होती है वो पहले 6 मंथ में ही होती है, बट कैन कंटिन्यू फॉर अप टू 2 years, बट ये कंटिन्यू हो सकती है 2 years तक, बस उसके बाद कुछ नहीं मिलता। फिर परमानेंट डिफॉर्मिटी डिसेबिलिटी का, इफ अ मसल शोज नो साइन ऑफ रिकवरी आफ्टर 12 months द पैरालिसिस इज यूजुअली परमानेंट, उसके बाद हम मान लेते हैं कि पैरालिसिस जो है बिल्कुल परमानेंट है। अगर 12 महीने तक कोई भी हमें इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी, जैसे मैंने अभी डायग्नोसिस टेस्ट बताया था ये वाला EMG, ये नर्व कंडक्शन वाला, उसमें अगर हमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता तो हम ये मान लेते हैं कि परमानेंट पैरालिसिस हो चुका है। मोर्टिलिटी, हाई हाई इन बल्बर केसेस, मतलब कि जिसमें रेस्पिरेटरी मसल्स अफेक्ट हो रही थी, 5 to 10% ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, ओके। पोस्ट पोलियो सिंड्रोम, पोस्ट पोलियो सिंड्रोम 25 to 40 year later सर्वाइवर में फेस न्यू ऑनसेट वीकनेस एंड फटीग, कि जब ये 5 साल से नीचे नीचे तो ऐसा हो गया कि ये सब पोलियो वाला जो भी है, बट उसके बाद क्या होगा पोस्ट पोलियो सिंड्रोम, उसके अंदर मतलब 25 से 40 ईयर लेटर, है ना, सर्वाइवर्स में फेस न्यू ऑनसेट वीकनेस एंड, उसके बाद वो वापस से वो फेस कर सकते हैं न्यू ऑनसेट ऑफ वीकनेस एंड फटीग। ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं अब। प्रिवेंशन, इम्यूनाइजेशन, ठीक है, प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, इम्यूनाइजेशन से, इम्यूनिटी बढ़ा के, है ना। स्टेज वाइज मैनेजमेंट, ऑनसेट, अवॉइड IM इंजेक्शन, हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। एक्सेसिव एक्टिविटी, मैक्सिमम पैरालिसिस, सपोर्टिव केयर मॉनिटर, बल्बर साइन, स्प्लिंट, हॉट पैक फॉर पेन, ठीक है ना, सपोर्टिव केयर कर सकते हैं, मॉनिटर बल्बर साइन को मॉनिटर कर सकते हैं, स्प्लिंट्स लगा सकते हैं, हॉट पैक फॉर पेन, पेन में अगर हॉट पैक देते हैं तो उससे पेन रिलीफ होता है ना। C क्या है, रिकवरी, फिजियोथेरेपी से रिकवरी कर सकते हैं, स्प्लिंटेज, रीट्रेनिंग मसल्स, मसल को रीट्रेन करके, या फिर वॉकिंग एड्स, मतलब सपोर्टिव डिवाइसेस। D पॉइंट है हमारा रेजिडुअल पैरालिसिस, इसमें क्या होएगा, ऑर्थोपेडिक केयर, डिफॉर्मेटिव करेक्शन, टेंडन ट्रांसफर, ठीक है। ऑर्थोपेडिक केयर, ये मतलब जब परमानेंट वाली चीजें होती है ना उसके बाद हम ये सब करते हैं कि टेंडन ट्रांसफर, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी इंप्रूव कर सकें हम। ऑर्थोपेडिक एंड सर्जिकल मैनेजमेंट पढ़ते हैं हम। डिफॉर्मेटिव करेक्शन, पहला पॉइंट हमारा डिफॉर्मेटिव करेक्शन। इक्वाइनस एंकल हो गया तो क्या करेंगे हम, टेंडो एक्लिस की क्या कर देंगे हम, लेंथनिंग कर देंगे, टेंडो एक्लिस टेंडन की हम क्या कर देंगे, लेंथनिंग। अगर केवस फुट हो गया है हमारा, मतलब ऐसे आर्च बढ़ चुकी है, तो स्टाइंडलर्स रिलीज करेंगे, ये पढ़ते हैं अभी क्या होता है। द स्टाइंडलर रिलीज इज अ की सॉफ्ट टिश्यू सर्जिकल प्रोसीजर यूज टू ट्रीट सीवियर फ्लेक्सिबल केवस फुट, हाई आर्च और पेस केवस।
मतलब ये क्या है कि एक रिलीज है सॉफ्ट टिश्यू का, मतलब एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके अंदर हम सॉफ्ट टिश्यू को रिलीज करते हैं, यूज टू ट्रीट सीवियर फ्लेक्सिबल कैवस फुट, ठीक है ना, कैवस फुट को वो करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, बाय रिलीजिंग द प्लांटर फेशिया एंड शॉर्ट मसल फ्रॉम द कैल्केनियम। कैल्केनियस से जो भी प्लांटर फेशिया है या फिर शॉर्ट मसल्स है उनको हम रिलीज करते हैं ताकि वो आर्च थोड़ी रिलैक्स हो जाए। इट रिड्यूसेस द आर्च हाइट, ठीक है, एंड ओफन एक्ट्स एज द इनिशियल स्टेप इन करेक्टिव कैवोवायरस डिफॉर्मिटी एसोसिएटेड विद न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, जैसे कि पोलियोवायरस में था, उसमें अगर ऐसा हो जाता है तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम टेंडन ट्रांसफर। टेंडन ट्रांसफर आफ्टर 5 ईयर ऑफ एज, ठीक है, अब वो 5 ईयर ऑफ एज के बाद करते हैं हम इसका टेंडन ट्रांसफर प्रोसीजर। जैसे कि EHL, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस का फर्स्ट मेटाटार्सल नेक, ठीक है, फर्स्ट मेटाटार्सल नेक से मॉडिफाइड जोन्स ऑपरेशन का नाम है इसका, मतलब करेक्टिव ऑपरेशन का नाम है मॉडिफाइड जोन्स टेक्निक। फर्स्ट मेटाटार्सल नेक से लेके कहां पहुंचा देंगे, करेक्ट मेटाटार्सल ड्रॉप, ठीक है। It involves transferring the extensor hallucis longus tendon to the first metatarsal neck combined with fusion of the interphalangeal IP joint। इसमें क्या करेंगे, EHL मतलब कि एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस को, लॉन्गस का जो टेंडन है वो फर्स्ट मेटाटार्सल नेक कंबाइंड विद फ्यूजन वो इंटरफेंजियल जॉइंट, मतलब कि फर्स्ट मेटाटार्सल जो है उसकी नेक से, मतलब यहाँ पे नेक होती है जैसे, तो वहां पे अगर वो कर देंगे इसका, उसको ट्रांसफर कर देंगे हम अपने इससे इंटरफेरेंजियल जॉइंट से फ्यूज करके, इसको तो फ्यूज कर देंगे इंटरफेरेंजियल जॉइंट को और उसका टेंडन ट्रांसफर कर देंगे वहां पे। अब इससे क्या होएगा कि वो जो, मतलब देखो मैंने डायग्राम नहीं बना रखा इसमें, मैं इस वजह से समझा नहीं पा रहा। उसमें जो ऐसे आर्च है ना, तो वो जो चीज है ना उसको हम जैसे ये वाला टेंडन यहाँ से हम हटाएंगे तो ये चीज तो सीधी हो जाएगी, और उसके बाद जो यहाँ पे अटैच करेंगे तो वो उस चीज को एलिवेट करेगा, तो उससे हमारी आर्च ठीक हो सकती है, टेंडन, ठीक है। इस चीज से समझना, ये जो मैंने अभी डायग्राम में बताया थोड़ा, कि इसको तो हम फ्यूज कर देंगे यहाँ पे, एक मिनट इरेज कर देता हूँ, इसको तो यहाँ पे फ्यूज कर देंगे और वो जो टेंडन है एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस का, वो यहाँ से हटा के यहाँ पे प्लेस कर देंगे उसको, ठीक है। इससे क्या होएगा, ये चीज उभर जाएगी और ये जो एक्सटेंशन में था ना वो चीज रिलैक्स हो जाएगी। फिर आता है हमारे पेरोनियस टर्सियस या फिर ब्रेविस का, डोर्सम ऑफ फुट फॉर डोर्सिफ्लेक्शन वीकनेस। अगर डोर्सिफ्लेक्शन वीकनेस है तो हम क्या करेंगे, ये जो पेरोनियस टर्सियस या ब्रेविस को है उसको हम यहाँ कहीं अटैच कर देंगे टेंडन को, ताकि वो डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट में हेल्पफुल हो। नेक्स्ट आता है हमारा हैमस्ट्रिंग या फिर क्वाड्रिसेप्स वीकनेस, सपोर्ट्स वीक नी एक्सटेंसर्स, ठीक है। जो कोई जैसे इसमें समझा देता हूँ मैं कि हैमस्ट्रिंग है वो पीछे की वाली मसल है ना, और यहाँ पे क्या हमारी क्वाड्रिसेप्स है ना, तो क्वाड्रिसेप्स क्या करेगी, अगर क्वाड्रिसेप्स वीक है तो एक्सटेंशन नहीं करा पाएगी, तो इसको हम जो हैमस्ट्रिंग पीछे से आ रही है उसको हम यहाँ आगे जोड़ देंगे, ठीक है। इससे क्या करेगा, वो एक्सटेंशन का भी काम करेगा, समझे। इसको ही कहते हैं बस टेंडन ट्रांसफर की, मतलब जहाँ पे अगर वर्क वीक है या फिर कोई डिफॉर्मिटी क्रिएट हो रही है तो वहां से हम रिमूव करके कहीं और प्लेस कर देते हैं जहाँ पे वो बेनिफिशियल होता है। अब इसमें भी कौन सा हम यूज करते हैं, टिपिकली बाइसेप फेमोरिस एंड सेमीटेनोसिस आर ट्रांसफर टू द पटेला। ये दोनों हमारी कौन सी मसल है, हैमस्ट्रिंग की मसल होती है, बाइसेप फेमोरिस और सेमीटेनोसिस। तो इसको हम क्या कर देंगे, पटेला पे ट्रांसफर कर देंगे, जो कि हमारे फिर एक्सटेंशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता हमारा लेग लेंथ इक्वलाइजेशन, मतलब कि अगर लेग की लेंथ में थोड़ा मतलब चेंजेस आ गए तो उसको हमें इक्वल करना है। देखो जैसे इंडिकेटेड इफ शॉर्टनिंग इज मोर देन 4 सेंटीमीटर, अगर 4 सेंटीमीटर से ज्यादा शॉर्टनिंग हो गई है, लेग लेंथनिंग प्रोसीजर्स, उसमें हम क्या करेंगे, लेग लेंथनिंग प्रोसीजर, जैसे ये रहा,
देखो ये एक्सटर्नल अप्लियंस लगा के हम लेग लेंथ वो कर रहे हैं कि हमने ऐसा करा, थोड़ा ओस्टियोटोमी करी यहाँ से और काट के हमने गैप बना दिया। अब बीच में यहाँ धीरे 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 कैलस फॉर्म होएगा और ये लेग की लेंथ बढ़ जाएगी। ऐसी है इंटरनल फिक्सेशन में हम करते हैं। अंदर क्या करते हैं, इंटरमेडुलरी नेलिंग कहते हैं इसको। मतलब कि अंदर एक नेल लगा देंगे, जैसे हम नॉर्मल उसमें लैंग्वेज में बोलते हैं कि सरिया लगा देते हैं, ऐसा लगा देते हैं पर थोड़ा लेंथ गैप छोड़ के। तो अब यहाँ क्या होएगा, धीरे 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 कैलस फॉर्म होएगा और ये लेग की लेंथ बढ़ जाएगी। ये टीबिया में कर सकते हैं या फीमर में कर सकते हैं ना, लेग लेंथ बढ़ाने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ आपको अच्छी लगी हो वीडियो। आज हमने पूरा पोलियोमाइलाइटिस पढ़ा, थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा हमने, है ना। तो अगर कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब।